सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ मॉडर्न इंडिया के टॉपिक 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, जो क्लास 8 से है। आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज यू शुड कम टू द पॉइंट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने बंगाल को कब्जा कर लिया और बंगाल को कब्जा करने के बाद फिर आगे उनके कदम रुकते नहीं हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए, इससे पहले कि हम आपके साथ पूरा डिस्कशन करें पूरी आज के एपिसोड पर, आज का जो है वो है पार्ट 6 आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 6 से पहले पार्ट 4 और पार्ट 5 में क्या डिस्कस किए गए थे उस पर हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पार्ट 4 में हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो था सिराजुद्दौला एज अ नवाब, इंटरफेरेंस ऑफ EIC इन पॉलिटिकल मैटर्स, सिराजुद्दौला सक्सेस टू कैप्चर कासिम बाजार इन कोलकाता फोर्ट, कमिंग ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड बैटल ऑफ प्लासी। जी हाँ, और सेकंड उसके बाद जो पार्ट 5 शुरू हुआ और पार्ट 5 में जो हमने आपको बताया मीर जाफर एंड मीर कासिम एंड इंग्लिश देयर रिलेशन। इसके बाद हमने बताया कि डेथ ऑफ मीर जाफर एंड चेंज इन पॉलिसी ऑफ EIC। और थर्ड पॉइंट में हमने बताया था दीवानी ऑफ बंगाल, जो ट्रीटी ऑफ कारा के तहत मिली थी ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश कंपनी को। स्टॉपेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन एंड द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एंड इट्स यूजेस। तो ये सारी बातें आपके साथ क्या हमने यहाँ डिस्कस किया था। आज पार्ट 6 में जो 5 पॉइंट्स है वो ये है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ नवाब या नवाब के संबंध में थोड़ा सा, और फिर एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर 1857 और ब्रिटिश रेसिडेंट्स कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इन जानकारियों के साथ कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1743 ईस्वी में 18 साल की एज में वो मद्रास आए ब्रिटेन से। जी हाँ, और जब उन्होंने छोड़ा इंडिया यानी 1767, तो उस वक्त उनकी जो दौलत थी उनके पास वो थी 4,01,102 पाउंड, यानी इतनी डॉलर इतनी उनकी दौलत हो गई। और फिर ये उनको तो भेजा गया था कि आप करप्शन को ख़त्म कीजिए, लेकिन जी हाँ, उनको जो 1764 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल, और उनको कहा गया कि भाई आप रिमूव कीजिए करप्शन को। बल्कि 1772 में खुद शिकार हो गए उनसे पूछताछ की गई और उनके वास्ट वेल्थ पर सस्पिशन व्यक्त किया गया। हालांकि बाद में वो एक्विट हो गए, लेकिन 1774 में वो सुसाइड भी कर लिए। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर इसमें डिस्कशन की बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया वो किस गवर्नर के ज़माने में लाया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। साथ ही के रॉबर्ट क्लाइव के पीरियड में जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम बताइए जो रॉबर्ट क्लाइव के पीरियड में हुआ या फिर लागू हुआ, ये कहा जाए। रॉबर्ट क्लाइव के पीरियड में जो बंगाल में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू हुआ था वो क्या लागू हुआ था वो आप बताएंगे। ऐसे आप जान ही रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, और ये आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि नवाब वर्ड आज भी प्रहसन या फिर किसी पर तंज करना हो तो बहुत नवाब हो गया जी, हाँ बहुत नवाब हो गया, तुम काम कुछ नहीं कर रहा है नवाब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि नवाब वर्ड्स एंजेलिसाइज्ड, यानी कि इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। जी हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को नवाब के नाम से
पुकारा जाता था, और दे वेर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वेर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि आमतौर पर प्रहसन और किसी पर तंज करना हो तो ये वर्ड यूज किया जाता था, और आज भी यूज किया जाता है इंडिया में भी। चलिए आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि मोड ऑफ एक्सपेंशन क्या था, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। जी हाँ, ड्यूरिंग द 1757 टू 1857। तो ये डायरेक्ट अटैक करके, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ये नहीं करते थे। जी हाँ, कंपनी रेयरली यानी बहुत कम ही ऐसा मौका आया है जो उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। तो हमको बताइए कि वो कौन सा ऐसा मौका था जहां पर कंपनी ने डायरेक्टली अटैक किया है। क्वेश्चन आपके लिए है, अगर इसका आंसर आप बताएंगे। जी हाँ, उसके बाद है कि इंस्टीड कहता है कि इंस्टीड यानी कि बल्कि इन्होंने क्या किया कि वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स अपनाए टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर द एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम। जी हाँ, किसी भी इंडियन किंगडम को कब्जा करने से पहले उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड अपनाया इस 1757 से लेकर 1857 के बीच में। इसी में आता है कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स। जी हाँ, तो 1764 की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपॉइंट किया ब्रिटिश रेसिडेंट्स को इंडियन स्टेट्स में, यानी कि जो भी इंडियन स्टेट्स था वहाँ पर ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन्होंने अपना ये किया, अपॉइंट किया। उसके बाद ये आता है कि ब्रिटिश रेसिडेंट का जो काम था वो क्या था, दे वर पॉलिटिकल, कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यानी कि सिर्फ वो कंपनी के इंटरेस्ट में ही काम कर सकता था, यानी कि उसको पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स कहा जाए। जी हाँ, तो बेहतर होगा। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिसर्स ऑलवेज बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, और फिर इसी तरह से वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। और ऑल्सो ये आमतौर पर डिसाइड ये करता था कि सक्सेसर कौन होगा थ्रोन में, यानी गद्दी किसे मिलेगी। जी हाँ, ये और किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि इनडायरेक्ट हुकूमत किए जाते थे ब्रिटिश रेसिडेंट्स के माध्यम से। और कभी कभी तो सब्सिडरी अलायंस को साइन करने में मजबूर किया जाता था। जी हाँ, तो ऐसा है कि सब्सिडरी अलायंस का डेफिनेशन आप बताओगे, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी अलायंस एंड इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। यानी सबसे पहली बुरी बात क्या थी कि अगर किसी इंडियन स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया तो उनको अपना इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का अधिकार नहीं था, पहला हो गया। जी हाँ, दूसरा, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन और फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑफ, जी हाँ, ऑफ दिस प्रोटेक्शन। यानी कि वो जो सब्सिडरी फोर्सेस हैं उनका जो वित्त पोषण होगा, वो वित्त पोषण कौन करेगा, वो करेगा यानी कि इंडियन स्टेट, यानी कि जो भी इंडियन स्टेट था। जी हाँ, और ये पूरा का पूरा यानी कि इकोनॉमिक भार जो पड़ता था उनके मेंटेनेंस का, वो इंडियन स्टेट पर ही। अब कहा कि अगर इंडियन स्टेट, इफ द इंडियन स्टेट्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, जैसा कि एक्सेशन ऑफ अवध हुआ और हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ हुआ। यानी कि जैसे फोर्स को मेंटेन करने के लिए रुपयों की जरूरत है, रुपया पे करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो उनको बदले में कुछ न कुछ पार्ट पेनल्टी के रूप में देना पड़ता था। ये सब्सिडी अलायंस की बहुत खराब
की बातें जो थी यहाँ पर ये थी। तो आप क्या हमारे ख्याल से आपके साथ जो हमने ये डिस्कस किया, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर इसके बाद वर्ल्ड नवाब, इसके बाद ब्रिटिश रेसिडेंट्स एंड आफ्टर दैट द सब्सिडियरी अलायंस। तो आइए अब एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं हम। एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू है वो है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट क्लाइव। ही केम टू मद्रास now Chennai from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 pound. He was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth, although he was acquitted and committed suicide in 1774. Options only A, only B and C, only C, all are correct. यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा all are correct। जी हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट सही है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, what are the key aspects of company rule during 1757 to 1857? The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before the annexing an Indian kingdom. Options are here: only A, only B, both, none of the above. The answer is here both, यानी both the statements are correct। यानी कि हमने क्या बताया कि 1757 से लेकर 1857 में जो EIC का जो मेथड ऑफ एनेक्सेशन था वो यही था कि वो सीधे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय भारतीय समाज पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज अप्लाइड बाय EIC? द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बिदारा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। द आंसर इज हियर फर्स्ट, यानी कि द बैटल ऑफ बक्सर। ये चारों बैटल कब कब लड़े गए थे, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग बताएंगे। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन पार्टी थे, बैटल ऑफ बिदारा में कौन कौन पार्टी थे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन पार्टी थे, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन पार्टी थे। यानी एक तो किस साल में हुई और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। जी हाँ, तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया। अब आइए ब्रिटिश रेसिडेंट क्या है इस पर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश रेसिडेंट्स। दे वर पॉलिटिकल और commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. 1A, through the resident, the company officers began interfering in internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in the administrative posts. Options are here: only A, only B and C, only C, all are correct. तो चूंकि तीनों स्टेटमेंट सही है इसलिए ऑल आर करेक्ट इज द आंसर हियर। यानी कि ब्रिटिश रेसिडेंट्स ये सब काम करते थे इस तरह से, यानी कि सीधे सीधे तौर पर ये कहें कि वो सिर्फ EIC के लिए ही काम करते थे और इसके इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करते हुए कौन सक्सेसर बनेगा, किसको कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया जाएगा, ये सब इस ब्रिटिश रेसिडेंट्स के द्वारा EIC ने किया। लास्ट question, choose the incorrect statement regarding subsidiary alliance. According to the term subsidiary alliance of this alliance, Indian rulers were allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then the part of their territory was taken away as penalty. Only A, only B and C, only C, none of the above. Here the Indian rulers were not allowed होगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ allowed दिया गया है, यानी कि उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स को रखने का अधिकार नहीं था। बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही है इसलिए only A is the answer. That's all my friends.
आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही